स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 6 के छात्रों के लिए बचपन पाठ का मैं दूसरे भाग व्याख्या को लेकर आई हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने लेखिका के संबंध में बताया था, कृष्णा सोपती के संबंध में बताया था कि उसे इस बचपन पाठ में वो जो अपनी जीवनी को बताती है, अपने बचपन की कहानियों को बताती है। तो मैंने लेखिका के बारे में बताया था कि उन्हें बचपन में उनके परिवार में अनुशासन तो काफ़ी था और उन्हें बचपन में हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। और जिस चॉकलेट को वो कहाँ से लाती थी, वो शिमला मॉल से लाती थी। शिमला में रहती थी, उनका बचपन जो था वो शिमला में बीता था और वो शिमला मॉल से चॉकलेट लाती थी। लाने के बाद घर आने के बाद उसके चॉकलेट खाने के तरीके भी कुछ अलग थे। सभी की तरह चॉकलेट मिला और वो चॉकलेट को खोलकर वो खाना तुरंत शुरू नहीं करती थी। वो चॉकलेट की उस पन्नी को उतारकर तुरंत वो खड़े खड़े खाना पसंद नहीं करती थी। वो रात के खाने के बाद बिस्तर पर सो कर वो लेटे अवस्था में चॉकलेट खाती थी, मज़ा ले लेकर। उसे चॉकलेट खाने का मज़ा तभी आता था जब वो रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटती थी और वो सोकर लेट कर चॉकलेट खाना पसंद करती थी। ये हम लोग सब अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है? पेज नंबर 7 मतलब पृष्ठ संख्या 7 और उसके हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अनुच्छेद तक हम कर चुके थे। हम 5वें अनुच्छेद में आते हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। हम लोग इसके पहले देखे थे कि लेखिका अपने बचपन में अपने पहनावे को लेकर बता रही थी कि वो कितने तरह के फ्रॉक को पहनती थी और उनके जो फ्रॉक थे उसके डिज़ाइन क्या थे और उनके रंग क्या थे। इन सबको लेखिका याद करती है, उनके बारे में बताती है। अब हम देखते हैं अपने खाने पीने के बारे में बता रही है कि बचपन में उनकी क्या क्या दिलचस्पियाँ थी। उनकी तरह दूसरे बच्चों की भी कौन कौन सी खाने की वस्तुओं में दिलचस्पियाँ थी। तो चॉकलेट के बाद वो कहती है कि शिमला के काफल जो कि रस भरे होते हैं, जो कि खट्टे मीठे होते हैं, जिसे मज़ा लेकर खाना भी लेखिका और उनके भाई बहन को, परिवार के दूसरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद था। तो लेखिका कह रही है कि शिमला के काफल भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी याद आते हैं, जो हर जगह नहीं मिलता है। उसका स्वाद खट्टा मीठा होता था, कुछ एकदम लाल होता था, कुछ गुलाबी होता था और अंदर में रस भरा हुआ, जो कि मुंह में डालकर चबाते ही उन्हें बड़ा आनंद मिलता था और वो सच में काफ़ी उसे खाते ही उन लोगों का मन और उनका मन, लेखिका का मन खुशियों से भर जाता था। सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। और जब लेखिका बड़ी होकर जब इस कहानी को लिख रही है, वो जब अपनी जीवनी को लिख रही है, अब जब वो उस काफल के बारे में सोच रही है, याद कर रही है, तो उसे याद करने में भी उसके मुंह में पानी आ जा रहा है। उसका स्वाद वो अब तक भूली नहीं है। उस काफल के स्वादों को याद करते ही उसके मुंह में पानी भर आ रहा है। चेस्टनट मतलब नट, बादाम। चेस्टनट एक और गजब की चीज। और शिमला की चेस्टनट, शिमला की एक तरह की बादाम जो कि चेस्टनट है, और वो ऐसे नहीं खाया जाता था, उसे आग पे पहले भूना जाता था। आग पर भुनने के बाद उसका छिलका उतारना बहुत आसान हो जाता था। आग पर भुनने के बाद ठंडा होने पर उसके छिलके को उतार कर फिर उस पर कुछ अवश्य बुकेंगे और उसे खाना भी बचपन में लेखिका को और दूसरे बच्चों को और लेखिका के भाई बहनों को बहुत पसंद था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागज से बनाई गई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। अब लेखिका कह रही है चने के बारे में, गरम चने के बारे में। जो चने जोर गरम अनारदाने का चूर्ण, वो कहती है कि चने जो है उन गरम गरम चनों को अनारदाने के चूर्ण के साथ पुड़िया में बनाकर जो मिलता था उस समय, वो आज भी शिमला में नजर आते हैं। पुराने समय में कागज की पुड़िया मतलब पुराने कागज, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर उसे बिल्कुल शंकु के आकार का बनाकर, एकदम कोन जैसा बनाकर, उसमें चने, गरम गरम चनों को डालकर उसमें अनारदाने के चूर्ण को बुड़क कर और वो तब बेचा जाता था।
तो वो बचपन की उसकी यादें हैं, ये सब वो खाया करती थी। तो कह रही कि शिमला की वो पुरानी चीज़ आज भी है, ऐसा नहीं है कि अब भी वो नहीं मिलता है। पुराने कागज से बनाई गई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। मतलब वो कह रही है वो खाने में भी स्वादिष्ट, ये बिल्कुल हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। और उस कागज की पुड़िया को मैंने बताया शंकु के आकार का, शंकु के आकार के होने से नीचे में वो बिल्कुल क्या होगा, निचली जो एकदम निचली नीचे का जो होगा वो एकदम तिरछी लपेटा हुआ होगा, एकदम मजबूती से वो लपेटा हुआ कागज होगा। और नीचे में बिल्कुल वो चौड़ा नहीं होगा, एकदम नुकीला होगा, ठीक है। और ऊपर में खुला हुआ मुंह होगा, उस कागज की पुड़िया का मुंह ऊपर खुला हुआ होगा जो बहुत चौड़ा होगा। अब जब वहाँ उस पुड़िया में से ऊपर के हिस्से से, पुड़िया के ऊपर के हिस्से से चने जब हाथ में डाला जाएगा तो हथेली में आसानी से चने आ जाएंगे और चने जो है आसानी से हथेली पर पहुंच जाएंगे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। और वो कहती है कि एक फिल्म का गाना भी था कि चना जोर गरम मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम मैं लाया मजेदार। तो वो जब चने खाती थी उस पुड़िया में, जब वो चने लेती और चनों को जब वो खाया करती थी, वही नहीं उसके साथ उसके जैसे दूसरे बच्चे भी जब उसके समय में वो जो जोर गरम मतलब वो गरम चनों को जब वो खाया करती थी तो उस समय के बच्चे जब भी वो चनों को खाते थे, गरम चनों को खाते थे, तो उस समय वो उस फिल्म के गाने को अवश्य गाया करते थे, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। और वो मजे ले लेकर चनों को खाया करते थे। लेखिका को जब वो कहानी लिख रही है, जब अपनी जीवनी को लिख रही है, अपने बचपन की यादों को लिख रही है, उसे ये सारी बातें उसे याद आते जा रहा है और वो लिखते जा रही हैं। और पुराने समय में वो जैसे फिर से वापस चली जा रही है और उसका पुराना समय जैसे उसके आंखों के सामने आता चला जा रहा है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाले बुरकवाते और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक या पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। अब लेखिका कह रही है कि जो गिरजे का मैदान की बात वो पहले भी जिक्र की है। वो कहती है कि वहीं पर मिलता था चने का, वो चना मिलता था, गरम चना। तो गरम चने की पुड़िया को लेकर, अच्छा उसके पहले है कि कुछ बच्चे जो बनवाते थे चने को बनवाते समय कुछ मसाला तो वो बुरक कर देता ही था, लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो ज़्यादा मसाला बुरकवाते थे, ठीक है। कोई नमक ज़्यादा बुरकवाया, कोई मिर्च ज़्यादा बुरकवाया, तो कुछ बच्चे तेज़ मसाला भी उसके ऊपर से बुरकवाते थे ताकि उसे अच्छा स्वाद लगे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक और उस पुड़िये को लेकर प्रायः लेखिका और लेखिका की जो दोस्त हुआ करती थी वो सब पूरे गिरजा के मैदान को घूमते और एक एक चना के पापड़ी मुंह में डालते जाते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। लेखिका कह रही है कि चने के पापड़ी को मुंह में डालकर गिरजा के मैदान को घूमने में एक अलग ही आनंद था। एक एक पैर के कदम, एक एक कदम उसके उठते, ठीक है। एक एक जब वो घूमती वहाँ पर हाथ में चने का पुड़िया होता, एक चना का पापड़ी मुंह में जाता और एक कदम जैसे उनके उठते, फिर वो एक और पापड़ी मुंह में डालती, फिर दूसरा कदम उसका जैसे आगे बढ़ता। तो कहती है कि चने के पापड़ियों के साथ पैरों के कदमों की भी अलग तालमेल था। मतलब वहाँ भी लय थी, रफ्तार थी, जैसे दोनों का साथ उठना, मतलब मुंह में एक चना की पापड़ी का जाना और साथ ही एक कदम का भी उठना, मतलब इन दोनों में बड़ा ही तालमेल था। वो सारी बातें लेखिका को याद आता जाता है। वो जब लिख रही है ये कहानी, ये बचपन की बात लिख रही है, उसे ये सारी बातें याद होते चले जा रहा है। छुटपन में हमने शिमला रीच पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। छुटपन मने बचपन में वो शिमला में रही है। शिमला चूँकि वो पहले से ही वो मतलब वहाँ पर पहले ही अंग्रेज पहुँच चुके थे और अंग्रेजों ने वहाँ पर अपने सुविधा से और अपने प्रयोजन से बहुत कुछ बना चुके थे। तो वहाँ पर घोड़े की सवारी का भी जगह था। शिमला रिज था जहाँ पर घोड़े की सवारी की जाती थी। तो लेखिका कहती है कि वो अपने बचपन में वहाँ भी जाया करती थी, शिमला रिज पर बहुत मजे करती थी
और घोड़ों की सवारी करना वहाँ का अद्वितीय आनंद था। तो वहाँ घोड़ों की सवारी करने में भी लेखिका को काफ़ी आनंद आता था। सिर्फ वही नहीं, शिमला के जो दूसरे बच्चे भी होते थे वो भी अवश्य ही कभी ना कभी शिमला रिज अवश्य जाते, और जाकर मैंने ये मौका वहाँ के सारे बच्चों को अवश्य मिला है। लेखिका कह रही है सिर्फ लेखिका ही नहीं, उसके तरह जो दूसरे बच्चे भी थे उन्हें भी ये मौका अवश्य मिला होगा कि वो जाकर घोड़े की सवारी किए होंगे। तो लेखिका ये सारी अपने बचपन की बातें बता रही है कि वो अपने बचपन में, उसका मतलब हम देखते हैं कि लेखिका पुराने समय में जन्मी थी, वो पिछले दशक में जन्मी थी, 1925 में जन्मी थी। तो वो अपने बचपन, मतलब जब वो अवश्य ही जब वो 12 साल की या 13 साल की थी तब ये सारी घटनाएं घटी होगी उसके साथ। लेकिन बहुत सारे अधिकारों से, लड़कियों को बहुत सारे अधिकारों से हमारे देश में जैसे वंचित किया गया था, ऐसा लेखिका के साथ नहीं हुआ था। लेखिका का बचपन बड़ा ही अच्छा था। लेखिका भी अपने बचपन में बहुत सारे चीज़ों से क्या थी, वाकिफ़ थी, उसे पता था, बहुत सारी चीज़ों से वो अवगत थी और सारे चीज़ों को वो अपने जीवन में अपनाई भी थी, पहनावे से लेकर, घूमने फिरने से लेकर, अपने शौक से लेकर, इत्यादि इत्यादि। आगे हम देखते क्या है, पृष्ठ संख्या 8, पहला लाइन उसमें, हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनके बाद फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे। अच्छा, यहाँ पर वो कह रही है कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम, तो वहाँ की जो घोड़े होती थी, वहाँ का जो घोड़ा होता था, उन घोड़ों को देखकर लेखिका जैसे उन्हें कुछ कम पहुंचा हुआ समझती थी। मतलब उसे लगता था कि उसके ननिहाल के घोड़े जैसे अच्छे उच्च किस्म के घोड़े और कहीं नहीं है, तो इन्हें थोड़ा वो छोटा करके देखती। मतलब इसके वो कहती है कि ननिहाल की, उसके ननिहाल मैंने जहाँ उसका नानी का घर है, मामा घर जहाँ है, वहाँ के घोड़े जितने हष्ट पुष्ट और खूबसूरत ये घोड़े नहीं थे। ठीक है, तो इन घोड़ों को थोड़ा वो कमतर समझती, इन्हें थोड़ा वो कम, मतलब इन घोड़ों को वो थोड़ा सा कम अच्छा समझती, उतना अच्छा नहीं समझती। ये घोड़े लेखिका की दृष्टि में शिमला के रिज के ये घोड़े जो थे, ये इतने हिष्टपुष्ट नहीं थे, इतने फुर्तीले नहीं थे, या इतने शक्तिशाली भी नहीं थे, या ताकतवर भी नहीं थे जितने कि उसके कहा ननिहाल के घोड़े थे। और वो उसके ननिहाल के घोड़े, लेखिका को लगता है कि वो खूबसूरत भी ज़्यादा थे, ये इतने खूबसूरत नहीं थे, ऐसा लेखिका को लगता है। तो उस बारे में लेखिका ने ज़्यादा बात नहीं किया, उसके ननिहाल के घोड़े कैसे थे। तब आगे बढ़ते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका कहती है क्योंकि जो था वहाँ पहाड़ी जगह है, वहाँ की आबादी भी कम है, तो लेखिका कहती है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, और वो कहती है कि जाखू का पहाड़। लेखिका के घर के पास जाखू का पहाड़ था और पहाड़ के पास ही था ऊंचा चर्च में घंटियां होती हैं। शाम के समय जब घंटियां बजती तो चूंकि वो बहुत ही सुनसान जगह है, वहाँ की आबादी कम है, तो शांत माहौल होने के कारण चर्च की घंटियों का आवाज दूर दूर तक गूंज उठता था और ऐसा लगता था जैसे उन घंटियों के साथ प्रभु यीशु जैसे कुछ कह रहे हैं, प्रभु यीशु जैसे अपने संदेश सबको भेज रहे हैं, अपने संदेश से सबको, जैसे सबके मन में जैसे यीशु का क्या है निवास है, जैसे सबके नज़दीक यीशु का निवास है, यीशु जैसे सबके पास अपना कुछ संदेश भेजना चाहते हैं उन घंटियों के माध्यम से। मतलब शाम को जब चर्च की घंटियां बजती, वो घंटी बहुत दूर तक, घंटी की आवाज़ सुनाई देती, घंटी की गूंज बहुत दूर दूर तक फैल जाती और ऐसा लगता जैसे स्वयं ईसा प्रभु यीशु जो हैं वो शायद स्वयं ही आ पहुँचे हैं और वो स्वयं आकर सबको जैसे अपना संदेश देना चाहते हैं और वो सबको संदेश देते हैं। ऐसा प्रतीत होता था। मतलब ये ऐसी भावनाएं लेखिका के मन में उठती है। बचपन में भी लेखिका को ऐसा लगता था और अब जब वो लिख रही है उसे ये सारी बातें याद आ रही हैं कि ऐसी भावनाएं उस समय मन में उठती थी और मन जैसे मानो कि मतलब मन संगीतमय और प्रभुमय हो उठता था। आगे, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखरे गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक
और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ भी उभरता कोलाहल। लेखिका कह रही है, अब शाम के समय का बता रही है कि शाम के समय में शिमला का दृश्य कैसा था। उसके बचपन में बिताई हुई शाम का समय, शिमला में शाम का समय बिताया बचपन में शिमला में, उसके द्वारा बिताया गया शाम का समय कैसा था वो बता रही है। वो कहती है कि जब सूर्यास्त होने लगता है तो आसमान में जैसे क्या होने लगता है कि नीले आसमान पर गुलाबी सुनहरी धारियां। लेखिका कहती है कि शाम के समय आसमान का रंग नीला, मतलब एकदम स्वच्छ साफ आसमान, और उस पर जब सूर्यास्त होने लगता तो जैसे गुलाबी सुनहरी धारियां पूरे आसमान में छा उठता, पूरे आसमान में छा जाता। मतलब उस समय सूर्य की किरणों की प्रखरता उतनी अधिक नहीं होती है, सूर्य की किरणों की तीव्रता उतनी अधिक नहीं होती है, किरणें उस समय काफी उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, किरणों की शक्ति उसमें क्षीण पड़ जाती है, दुर्बल हो जाता है। तो उस समय गुलाबी सुनहरे धारियों के रूप में सूरज की किरणें नीले आसमान पर छा जाता था। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और दूर दूर तक जो पहाड़ फैले हुए जो पहाड़ हैं उन पर जैसे वो छाया, उन पर जैसे उन किरणों का पड़ना, वो किरणें सारे सूर्य की किरणें, ठीक है, सूर्यास्त के समय की जो किरणें हैं सूर्य की किरणें उन पहाड़ों पर पड़ता तो ऐसा लगता जैसे मुखड़े गहराने लगते, मतलब उनका मुख जैसे लाल लाल सा मुख दिखाई देने लगता, गहराने लगते। मैंने सारा मैंने जो पहाड़ है, पहाड़ की जो चोटियां है उस पर सूर्य के किरणें के पड़ने से वो चोटियां स्पष्ट हो जाती, साफ साफ हो जाती और एकदम अच्छे से वो समझ में आने लगता और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ जो हैं उन सब पर सूर्य की किरणों का छाया रहना वो सच में अद्भुत दृश्य होता था। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती, ठीक है, और धीरे धीरे वो जो पहले पहाड़ के चोटियों पर वो सूर्य की किरणें जो पड़ती थी धीरे धीरे वो धीमा होता चला जाता है। धीरे धीरे सारे पहाड़ की चोटियों पर से वो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लुप्त हो जाती, गायब हो जाती और अंधेरा छाने लगता। अब जैसे ही अंधेरा माने यहाँ पर है कि मुखड़े गहराने लगते, मतलब पहले तो किरणें पड़ी, थोड़ी देर में ही वो किरणें कम होते गया और जो है अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे पूरे अंधेरे, मतलब वहाँ पूरा अंधेरा छा जाने से जितने भी पहाड़ की चोटियां हैं सारे पहाड़ की चोटियां उस अंधेरे में क्या हो जाती, लुप्त हो जाती, पहाड़ की चोटियां जैसे विलीन हो जाती और देखते देखते सब जगह बत्तियां टिमटिमाने, मतलब अंधेरा जैसे ही छा जाता वैसे ही सभी जगह बत्ती जलने लगते, बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। मॉल में जितनी भी दुकानें थे और रिज पर जितने भी दुकानें थे सभी दुकान एक साथ, जैसे एक के बाद एक या एक साथ नहीं भी हुआ तो जैसे ही अंधेरा छा जाता, अंधेरा होते ही सभी अपने अपने दुकानों की बत्तियों को जला देते। सभी बत्तियों के जल जाने से, अलग अलग रंगों की बत्तियों के जल जाने से वो रौनक ही अलग थी या रात का रौनक था। शिमला के रात की रौनक को वो बताती है कि सभी दुकानों की रोशनियों के जो चमक होती थी, बत्तियों के जलने से जो रोशनी की जो चमक होती थी वो अद्भुत था, वो सच में मन लुभावने थे, वो मन भावन थे। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट शिमला का एक जगह है और यहाँ पर जैसे जितने भी टूरिस्ट, जो भी पर्यटक होते या जो वहाँ के रहने वाले होते, शाम के समय वहाँ सभी लोग घूमने आते, खरीदारी के लिए आते, तो वहाँ एक अलग ही कोलाहल होता। ऐसे तो शिमला में आबादी कम था और वो सुनसान जगह था, किंतु शाम के समय अधिकतर लोगों के वहाँ खरीदारी के लिए या पर्यटकों के घूमने आने के कारण तो वहाँ पर एक अलग ही भीड़, कोलाहल और एक शोरगुल होता जो सच में बहुत लुभावना होता। लेखिका को बहुत याद आ रहा है ये सारी बातें जब वो लिख रही है इस अपनी जीवनी को, तो ये सारी बातें भी उसे काफ़ी याद आ रहा है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अब लेखिका कह रही है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने, बिल्कुल सामने, उसे अचानक याद आता है बचपन की एक दुकान की बात जो कि स्कैंडल पॉइंट के एकदम सामने था। उस दुकान के शोरूम में
एक शिमला कालका ट्रेन का, शिमला से कालका तक का ट्रेन, एक ट्रेन का मॉडल था, ठीक है। उस ट्रेन का मॉडल जो था वो पटरियों पर ट्रेन है, ठीक है। पटरियाँ, इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन शिमला कालका मेल, शिमला कालका ट्रेन जो है वो छोटे छोटे पटरियों पर खड़ी है, और छोटे छोटे पटरियों नहीं मतलब पटरियों पर खड़ी है। पटरियों पर जो ट्रेन खड़ी है, शिमला कालका ट्रेन जो खड़ी है, उसके डिब्बे सारे छोटे छोटे थे, और एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन, ये सारा मॉडल है। ऐसा मॉडल बना हुआ जहाँ पे स्टेशन भी है, जिसमें लाल टीन वाला छत का स्टेशन है, सामने सिग्नल देता हुआ खंबा है, खंबे में सिग्नल है, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। ये पूरा मॉडल मतलब खंबे में सिग्नल, पटरियाँ पर ट्रेन, कई उसमें डिब्बे बने हुए छोटे छोटे, और खंबे हैं, खंबे में सिग्नल है, और साथ ही छोटी छोटी सुरंगें बनी हुई है। इस पूरा ये जो था पूरा शिमला कालका, उस ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ है शिमला कालका ट्रेन, शिमला कालका मेल। तो ये पूरा मॉडल था, ये बनाया हुआ था, उसे ये याद आता एक शोरूम में ये था, और जिसे देखकर वो बहुत खुश होती थी अपने बचपन में, जो सब याद आ रहा है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। वो कह रही है कि पिछली सदी में मतलब 1900 के समय में अगर कोई ट्रेन, कोई रेल तेज चलने वाली थी तो वही थी शिमला कालका, तेज रफ्तार वाली गाड़ी में वो गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखता एक भारी बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। अब लेखिका कह रही है कि कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे वहाँ, लेकिन वो दिल्ली की बात भी बता रही है कि दिल्ली में जब भी आवाज़ आती, हवाई जहाज़ों की आवाज़ आती, विमानों की आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते हुए निकलते, और वो बड़े ही मन लगाकर अपने चेहरे को ऊपर करके वो उसे देखते, और ऐसा लगता मानो कोई भारी भरकम सा पक्षी जो है वो आसमान से उड़ा हुआ जा रहा है, अपना पंख फैलाकर, पंखों को फैला कर एक भारी भरकम सा पक्षी आसमान से उड़ता हुआ जा रहा है। विमान देखने में ऐसा लगता, ऐसा प्रतीत होता था। यह देखो, और वह गायब, और थोड़ी ही देर में वो भारी भरकम पक्षी जो कि पंख फैला कर जा रहा था वह गायब। मतलब विमान के जाते हुए को देखकर बच्चों को ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी अपने पंखों को फैला कर जा रहा है, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो जैसे गायब, अर्थात आसमान के धुंधलेपन के साथ वो खत्म, वो मिल जाता था और वो लुप्त हो जाता था, वो दिखाई नहीं देता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। कहती है शिमला में एक और दुकान, ये गाड़ी वाला दुकान हुआ, गाड़ी के मॉडल वाला दुकान हुआ, जहाँ पर शिमला कालका ट्रेन वो देखी थी। ये दुकान उसे बहुत पसंद था, ये गाड़ी वाला दुकान। इसके अलावा भी एक और दुकान था जो वो कभी नहीं भूलती। उसकी याददाश्त एक और दुकान को कभी नहीं भूलती, वो था चश्मे का दुकान, जहाँ से उसका लेखिका के लिए पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर, तो चश्मा पहनने से पहले अगर किसी को आंखों में तकलीफ हो तो आंखों के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तब डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ही आंखों में कौन सा चश्मा चाहिए, चश्मा का नंबर डॉक्टर से मिलता है। वहाँ आंखों के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। और वो कह रही है, लेखिका कितने बारे में बता रही है कि जब वो शुरू में वो लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा, आंखों में तकलीफ के कारण उसे जब चश्मा लगाना पड़ा तो लेखिका को बड़ा अटपटा सा लगता था। चेहरे पर जब वो चश्मे को लगाती, वो अपने जैसे ही चेहरे पर चश्मे को चढ़ाती तो उसे अपना चेहरा बड़ा अटपटा लगता था। और दूसरे लोग, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी लेखिका के चेहरे को देखते और कहते कि आंखों में कुछ तकलीफ है, तुमने ऐनक लगाई है, ऐनक मतलब वो चश्मा लगाई है, तुम्हें कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, इतने छोटे उम्र में तुम्हारी आंखों को चश्मा लग गया, तुम्हारी आंख कमजोर है, तो दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब
का कहा तोड़ा देती और डॉक्टर के पास वो जब भी अपने आंखों को दिखाने के लिए जाती, डॉक्टर कहते थोड़े दिन पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ऐनक उतर जाएगी मतलब तुम इसको पहना करो, लगातार थोड़े दिन के लिए पहना करो, तुम्हारी चश्मा बहुत जल्दी उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। डॉक्टर साहब जो थे वो काफी आश्वस्त देने वाले डॉक्टर थे। वो बड़े अच्छे से लेखिका से कहते थे कि तुम उसको जरूर पहना करो, रोज पहना करो, हमेशा पहना करो, थोड़े दिनों के बाद जो है तुम्हारा चश्मा जो है ये उतर जाएगा। लेकिन लेखिका जब ये कहानी लिख रही है तब भी उसकी चश्मा नहीं उतरा। तो वो कहती है कि चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चश्मा का नंबर जो पहले बहुत ज्यादा था वह कम जरूर हो गया है। मतलब पावर, चश्मे का पावर कम अवश्य हुआ है, मतलब उसका आँख बेहतर जरूर हुआ है, आंखों की रोशनी पहले से बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन उतरा नहीं है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो 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 कैसी लग रही है। और वो कहती है कि इस चश्मे के ना उतरने में लेखिका ही इसके लिए जिम्मेवार है। लेखिका का कहना है कि चश्मा जो है वो शायद उतर जाता, किंतु इसके लिए जिम्मेवारी जो है ये पूरा लेखिका पर है। लेखिका कहती है कि वो दिन के समय में, दिन की रोशनी में वो पढ़ाई नहीं करती थी, वो रात के समय में टेबल लैंप को जलाकर उसके सामने बैठ कर वो काम किया करती थी और बहुत रात तक वो टेबल लैंप के सामने ही पढ़ा करती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद उसकी आंख को इतना दबाव ना पड़ता और उसका आंख शायद और पहले अच्छा हो जाता, उसके आंखों से ये ऐनक जो है वो अवश्य उतर जाता। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक करने से हमेशा के लिए स्थायी रूप से उसके आंखों से चश्मा उतरा ही नहीं, ऐनक उतरा ही नहीं। और इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो जब वो पहली बार चश्मा वो लगाई तो उस समय लेखिका के घर में, हाँ, उसके जो एक चचेरे भाई था, तो मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। और भाई बहनों का होता है, भाई बहन तो छेड़ते ही हैं। तो लेखिका को भी उसके चचेरे भाई ने काफी चिढ़ाना शुरू किया और चिढ़ा कर वो कहते, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और उसका चचेरा भाई जो था वो काफी मजाकिया भी था। वो लेखिका के आंखों पर चढ़े चश्मे को देखकर लेखिका को चिढ़ाते हुए उसके बचपन में कहता कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, सूझे माने दिखे, समझ में आए। दूर में क्या है अस्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेखिका को समझ में नहीं आता था ठीक से दूर की वस्तुओं को देखने में। तो कहता है, मजाक में कहता है, वो बड़ी ही अच्छे से कविता बनाते हुए कहता है कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यानी लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और वो चिढ़ाते हुए कहता है कि आंख पर तो चश्मा लगा लिया ताकि उसे दूर की वस्तु ठीक से दिखे, लेकिन इस लड़की को ये नहीं मालूम कि आंख पर चश्मा चढ़ाने से उसकी सूरत, चेहरा जो है वो लंगूर जैसी दिख रही है, वो उसका चेहरा लंगूर जैसा बन गया है। उसे ऐसे चिढ़ाया करता। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। शेर मतलब जो कविता है वो उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि अच्छी थी, तुकांत था, बड़े सुंदर से उसने सोच कर ये बनाया था। वो तो थोड़ी देर के लिए गुस्साई कि भाई ये मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, मुझे ये क्यों कहा जा रहा होता है कि कोई एक बात को कहता है तो दूसरे भी कहने लगते हैं। तो अवश्य ही उस चचेरे भाई की तरह उसके घर के दूसरे भाई बहन भी उसको कह के चिढ़ाते थे। तो पहले तो वो गुस्सा है, लेकिन बाद में उसे वो कविता, ये शेर उसे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये शेर में दम है, इस कविता में दम है, कविता तो बड़ा अच्छा सोच कर बनाया गया है, सारे इसके जो शब्द हैं वो सच में बड़ा सुंदर है और ये सच में चिढ़ाए जाने के लिए अच्छा है। तो फिर उसे बाद में ये शेर बुरा ना लगा, ये कविता उसे अच्छा लगता था। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। और उसके चचेरे भाई ने जैसा उससे कहा था कि इसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है, तो वो उसके चाय पीकर चले जाने के बाद लेखिका, उस चचेरे भाई चाय पी रहे थे, चाय पीकर चले जाने के बाद अब लेखिका जो है वो आईने के पास गई। आईने के पास जाकर अपने चश्मे को उतार के देखी
कि सच में क्या मेरी सूरत लंगूर जैसी लगती है। तो फिर उस चश्मे को वो पहनती है, पहनकर वो देखती है कि हाँ लगती है क्या लंगूर जैसी, फिर उतारती है, फिर पहनती है। और कभी उसे लगता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, सच में मेरा चेहरा जो है वो लंगूर जैसे लग रहा है, मतलब वो अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर कभी लगता है कि नहीं, मेरा चेहरा तो इतना बुरा नहीं है, चेहरा तो बुरा नहीं लग रहा है। हाँ या ना करती रहती। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। और उसी आईने के सामने अपने छोटे भाई का टोपी को उठाकर वो अपने सिर पर रखती है। चश्मा भी पहनी हुई है, सिर पर टोपी भी रखती है। देखती को वो दिखती कैसा है, कभी लगता है कि वो अजीब लग रही है और कभी लगता है कि मजाकिया लग रहा है, कभी लगता है कि वो अच्छी दिख रही है। तो अपने साथ इस तरह के वो इस तरह के अपने साथ रिसर्च करती है, अपने साथ ये सारे परीक्षाओं को देखती, ऐसे पहन कर वो देखती कौन सा उस पर जच रहा है, क्या जच रहा है और क्या नहीं जच रहा है। वो अपने साथ इसे क्या जच रहा है नहीं जच रहा है इसे करके देखती। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब कहती है लेखिका कि उस समय जब नया नया चश्मा वो चेहरे पर पहनी, अपनी आंखों पर चढ़ाई, ठीक है, तो उस समय चेहरा अटपटा जरूर लगा था, किंतु समय के बदलने के साथ साथ आज वही चश्मा, मतलब आज चश्मे का नंबर, चश्मे का फ्रेम तो अवश्य बदला है। तो चश्मा जो है अब उसके चेहरे के साथ इतना घुल मिल गया है, आज अगर वो चश्मा ना पहने तो चेहरा अजीब लगता है, अब उसका चेहरा बुरा लगता है अगर चश्मा ना पहने तो लेखिका कहती है कि आज चश्मा चेहरे के साथ इतना घुल मिल गया है, जैसे चेहरा जैसे चश्मा के बिना अधूरा है, चेहरा जैसे चश्मा के बिना पूरा नहीं है। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। कभी अगर थोड़ी देर के लिए चश्मा उतारती, जैसे सिर्फ अकेले लेखिका कोई नहीं लगता कि मेरा चेहरा कैसा अजीब सा लग रहा है, बल्कि दूसरे भी उससे कह दे कि तुम्हारा चेहरा कैसा खाली खाली लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, हमेशा ऐसा नहीं लग रहा है। तो अब चश्मा जैसे उसके चेहरे का अभिन्न अंग ही बन गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। आज जब कभी लेखिका इस बचपन की घटनाओं को लिख रही है, इन सारे बचपन की घटनाओं को जब वो याद कर रही है, लिख रही है, तो उसे उस सारे घटनाएं और सारे दृश्य उसके आंखों के सामने एक के बाद एक जैसे आता चला जा रहा है। उसे याद आता है वही टोपी, वही काली फ्रेम का चश्मा और उसकी लंगूर की सूरत, मैंने बचपन का सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबीती वाली हिमाचली टोपियाँ। लेकिन लेखिका कह रही है कि जब वो कहानी लिख रही है तब वो कह रही है कि इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद कर रही हूँ। दुपट्टों को ओढ़ लेने से भी सिर को ढकना हो जाता है, लेकिन टोपी लगाना उसे बहुत पसंद है। वो आजकल कई रंगों की, मतलब जब वो कहानी को लिख रही थी उसके पास कई रंगों की टोपियाँ थी, वो उसने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली थी। दुपट्टों का ओढ़ना और सहज तरीके से हिमाचली टोपियों को पहन लेना, दोनों जो है, मतलब वो कह रही है कि दुपट्टों का ओढ़ना एक और वो उसकी सुंदरता एक और सहल सुंदर टोपियों को लगाना, हिमाचली टोपियों को पहनना, उसकी सुंदरता एक तरफ। तो वो टोपियाँ भी बहुत पसंद कर रही थी और उन टोपियों को भी पहनती थी। तो ये रहा लेखिका के बचपन का समय। लेखिका अपने बचपन के बहुत सारे घटनाओं को बड़े ही मनोरम ढंग से बताई है, ठीक है। और इन घटनाओं को बताते हुए, अपने बचपन की बातों को बताते हुए, उस समय खाने पीने के तरकीबों को बताती है, उस समय किस तरह से वो लोग बचपन में समय बिताया करती थी और इतवार के दिन क्या करती थी, शनिचर के दिन या शनिवार के दिन क्या करती थी, इत्यादि घटनाओं को हम जान पाते हैं। तो सच में ये कहानी बहुत अच्छी है, लेखिका के बचपन के बारे में हम जान पा रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम देखते हैं। साथ ही हमारे बचपन, मतलब तुम बच्चों के बचपन से लेखिका का बचपन कितना अलग है या कहाँ कहाँ समानताएं हैं, उसे भी हम देखते हैं। समानताएं कम ही हैं, असमानता ही अधिक है। तो ये रहा बचपन पाठ। तो इस पाठ को रीडिंग करना थोड़ा ज़रूरी है और अगले वीडियो में मैं इसके व्याख्या, गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, जो कम्प्रीहेंशन का पोर्शन होता है, पाठ पर आधारित जो व्याख्या है उसे मैं लेकर आऊँगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।